तो आज हम जानेंगे जैसे हमारी जो 10th क्लास की किताब है हमारे पास, हमारे 10th क्लास में जो नालसा से किताब चलती है उसमें जो हमारा दूसरा चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में जानेंगे। इसका नाम है संघवाद। तो हमारे टॉपिक आज है संघवाद को भी थोड़ा लाइटली जानेंगे। संघवाद होता क्या है, कैसे काम करता है और ये क्यों बनाया गया है। तो हमारा जो भारत अर्थसंघात्मक के रूप में आता है, यानी हमारे भारत में भी संघवाद चलता है। अब सबसे पहले तो इस चीज़ को जानेंगे संघवाद होता क्या है, संघ क्या होता है। जब जैसे भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ी समस्या भारत के लोगों के सामने ये आ गई, जो भारत के बड़े बड़े नेता थे, संविधान निर्माता थे, कि भारत को किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था दी जाए, जिसके अंतर्गत ये सोचा कि भारत को हम संघवाद देंगे। संघवाद का मतलब क्या होता है कि केंद्र और राज्य और जो क्षेत्रीय सरकारें होती हैं इनके मध्य में शक्तियों का बंटवारा होता है। इसका हम सीधा सा निकाल सकते हैं, शक्तियों का विभाजन। क्या निकलेगा इसका, सीधा सा निकाल सकते हैं शक्तियों का विभाजन, यानी कि सरकारों के जो स्तर होते हैं उन स्तरों के आधार पर हम जिस शक्तियों का बंटवारा करते हैं, शक्तियों का विभाजन करते हैं, उसको संघवाद कहा जाता है। भारत में संघवाद आया कहाँ से? भारत में संघवाद की जो स्टार्टिंग हुई थी, भारत में संघवाद कनाडा के संविधान से लिया गया था। यानी कनाडा के संविधान जिस प्रकार से हमारे देश के संविधान जो है, संविधान को अलग अलग देशों के संविधान से ले करके उसको बनाया गया है, इसी तरीके से संघवाद की जो क्वालिटी थी इसको कनाडा के संविधान से हम लोगों ने ग्रहण किया है। तो इसमें और आगे जाने किस प्रकार से होता है, अब भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से संघवाद में भी जो देश हैं इन्होंने अपने सुविधाओं के अनुसार अपने अनुरूप संघवाद को अलग अलग रूप में स्थापित कर रखा और अलग तरीके से चलाते हैं। तो भारत में संघवाद क्या है कि भारत में संघवाद को इस तरीके से बनाया है कि सबसे पहले तो केंद्र में और राज्य में इनके मध्य में शक्तियों का बंटवारा किया है। शक्तियों के बंटवारे के मामले में 3 सूचियों को बनाया गया है। 3 सूचियां बनाई, पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तीन अलग अलग प्रकार की सूचियां इसमें बनाई गई हैं, यानी काम करने के तरीकों को लेकर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से सरकार को अपना कार्य आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को लेकर के 3 अलग अलग सूचियां बढ़ाई हैं। इससे क्या होता है कि जब तक सरकार जो सही रूप से काम कर रही है तो अलग अलग स्तर पर सरकारें बटी हुई हैं, सबके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपने क्षेत्र में वो कानून बना सकती हैं, शासन चला सकते हैं। लेकिन जब बात अगर देश के ऊपर आ जाए या फिर पूरे अखंड भारत पर आ जाए तो फिर वहाँ पर राज्यों का अस्तित्व खत्म होकर के सिर्फ और सिर्फ केंद्र का अस्तित्व ही चालू होता है, उसको संघवाद कहा जाता है। यानी प्रधानता तो केंद्र की ही रहेगी, लेकिन फिर भी अब तो जब हम बात करते हैं उनके अंदर के प्रशासन की, तो राज्यों को विशिष्ट जो क्षेत्र हैं उनको अपने अलग अलग अधिकार दिए जाते हैं अपने शासन संचालन के लिए। सत्य विभाजन सबसे पहली सूची जो बनती है संघ सूची हमारी, इसमें जो स्वामित्व होता है इसमें केंद्र सरकार का होता है, इसका स्वामित्व होगा केंद्र सरकार का। अब चूंकि अगर केंद्र सरकार का स्वामित्व है तो जो भी केंद्र सरकार पूरे जो भारत पर अखंड भारत पर जो शासन करती है वो केंद्र सरकार होती है। जो भी नियम बनाएगी या जो भी कानून बनाएगी वो पूरे भारत के ऊपर लागू होंगे, यानी पूरे भारत के लिए एक ही डिपार्टमेंट होगा, वहीं पर उसकी सारी व्यवस्था की जाएगी। तो केंद्र सरकार के द्वारा आता संघ सूची का विषय है। इसमें कुछ उदाहरण के रूप से देखा जाए तो रेलवे आ जाता है, बैंक आ जाता है, डाक आ जाता है, विदेश नीति आ जाती है। तो इस प्रकार की जो चीजें थी, ये सारी चीजें जो आती हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आती हैं, यानी इन पर सिर्फ और सिर्फ कार्य करने का या कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का ही होगा, और कोई इस पर अधिकार नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरे पर आते हैं लोग राज्य सूची। प्रत्येक प्रांत की प्रांतीय सूची भी होती है, प्रत्येक प्रांत की जो राज्य सरकार होगी, जो राज्य सरकार होगी यही इस पर कानून बनाएगी और अपने जो क्षेत्र का अधिकार होगा उस पर कानून बनाएगी और वहां से प्रशासन अपना चालू करेगी। इसके ऊपर जो भी हमारे पास जो विषय दिए गए हैं उन विषयों में केंद्र सरकार को पूरा स्वतंत्रता होती है किस प्रकार से अपने राज्य की विषयों पर किस प्रकार से कानून बनाए और उनके ऊपर संचालन करे। तो इसमें स्वास्थ्य आ जाता है, स्वास्थ्य, पुलिस,
इस प्रकार से कुछ विशेष में आ जाते हैं जो राज्य के अधीन होते हैं। राज्य इस पर अपनी मर्जी से कार्य कर सकता है, अपने अनुसार उस पर नियम बना सकता है। तीसरी आ जाती है स्मृति सूची। ये वो होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार होता है, यानी कि राज्य अपने अनुसार उसको कानून बना सकते हैं और जो केंद्र है वो भी अपने अनुसार कानून बना सकता है। तो उसमें जो विषय आते हैं उसकी बात करते हैं। इसमें लगभग 100 विषय माने जाते हैं। इसमें लगभग 60 के आसपास मान लो, कम ज़्यादा होते रहते, 62 होंगे इस टाइम पर, और इसमें लगभग 52 विषय होते हैं। तो इसमें विषय दिया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही अपने अनुसार उसमें कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा होता है कि स्मृति सूची में कोई विषय है जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है, और दोनों ही जो कानून होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी मतभेद की स्थिति हो जाती है। केंद्र सरकार कोई और कानून बनाना चाहती है और राज्य सरकार अपना कोई और कानून बनाना चाहते हैं। जब ऐसी मतभेद की स्थिति होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है और प्रधानता जो दी जाती है केंद्र सरकार के मामले को दी जाती है। इसके बाद जो बची हुई एक और आता है विशिष्ट शक्तियाँ, अपशिष्ट। इसके बाद क्या आता है, केंद्र सूची हो गई, राज्य सूची, स्मृति सूची। इसके बाद आता है अपशिष्ट। अपशिष्ट यानी इन तीनों में जो नहीं रखी गई, उसके बाद जितनी बची हुई जो चीजें हैं, जो विषय हैं, उन सबको अपशिष्ट में रखा जाता है, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। इस प्रकार से कानून बनाने की शक्ति को दिया गया है। हम भारत में थोड़ा देख लेते हैं किस प्रकार से संघीय व्यवस्था और तरीके से चालू है, किस प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। तो शक्तियों के विभाजन के मामले में हम लोग बात करते हैं तो केंद्र और राज्य दोनों के मामले तो हमें मालूम है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। इन दोनों चीजों में देख लेते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यानी कि जो भी केंद्र सरकार कानून बनाएगी वो पूरे देश पर लागू होंगे, किंतु क्या होता है, राज्य सरकार जो बनाती है अपने सीमित क्षेत्र, अपने राज्य में ही कानून बना सकती है और लागू कर सकती है। इसके बाद क्या होता है, जब ये चीज देखेंगे कि एक मुख्यमंत्री पूरे राज्य को चलाने के लिए, राज्य बड़े बड़े हुआ करते हैं, उस प्रकार से शासन व्यवस्था नहीं चल पाती है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी दिया गया है कि पंचायती राज्यों की स्थापना करना, मतलब ग्रामीण स्तर पर जाकर के छोटे से छोटे स्तर से किस प्रकार से छोटे छोटे स्तर से जाकर के हम लोग वहाँ के शासन को जोड़ सकते हैं, यानी सरकार से सीधे व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है। तो इस चीज को लेकर के जो पंचायती राज व्यवस्था हमारे भारत में दी गई है, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, या फिर इसके हिसाब से पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। कुछ राज्यों में 2 स्तर की कर रखी है, किसी राज्य में 4 स्तर की है, तो अलग अलग प्रकार से बना रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही जगहों पर इस प्रकार से बना रखी हुई है। किस प्रकार से इसमें चलता है। तो केंद्र और राज्य के बाद भी अगर कोई आ जाता है तो स्थानीय स्वशासन उसको बनाया जाता है, इसको स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। इसके भी 3 स्तर होते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर त्रिस्तरीय चलती है, 3 अलग अलग स्तर पर। अगर इसके केंद्र सरकार की बात करते हैं तो उसमें चुनाव, उसमें लोकसभा और राज्यसभा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, उनके आधार पर हम बात करते हैं सरकार बनते हैं। राज्य सरकार में विधानसभा चुनाव होते हैं, उसके आधार पर सरकार बनती है। इसी प्रकार से इनके भी चुनाव होते हैं, उनकी भी सरकारें बनती हैं। पहली चीज, इन दोनों में चुनाव, जब केंद्र और राज्य सरकार का चुनाव जो होता है वो निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, करता है। इसी के बाद स्थानीय स्वशासन की बात होती है। स्थानीय स्वशासन की जब हम लोग बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसमें शासन के लिए हर प्रत्येक राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग स्थापित किया गया, राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया, जो प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव कराता है। प्रत्येक 5 वर्ष में क्या कराएगा, वो चुनाव कराएगा। जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार का चुनाव होता है, इसी प्रकार से स्थानीय स्वशासन में छोटे स्तरों के चुनाव के लिए भी राज्य चुनाव आयोग क्या करता है, प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव कराता है। तो इसमें जानो कि इस प्रकार से 3 स्तर बटे हुए हैं अलग अलग तरीके से। इसमें छोटे अगर ग्रामीण बात की जाए, ग्रामीण रूप में, तो सबसे छोटी इकाई उसमें अगर लाया जाए तो पहले होता है ग्राम पंचायत,
फिर क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत। जिला पंचायत इसी प्रकार से नगर पंचायत शहरी क्षेत्रों में, नगर पालिका, और नगर निगम। इस प्रकार से अलग अलग बनाया गया है। प्रत्येक में 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। जो भी कैंडिडेट होता है वो 5 वर्ष के लिए चुन करके आता है। इसमें थोड़ा सा फर्क है। ग्राम पंचायत में जो होता है, ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, जिसको प्रधान भी कहा जाता है, सरपंच कहा जाता है, इसको क्या होता है, इसको डायरेक्ट जनता द्वारा चुना जाता है। इसके बाद क्या होता है, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चुना जाता है। चुनाव होता है, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चुना जाता है और कुछ सदस्य जो होते हैं अपने अध्यक्ष को चुनते हैं। उसके बाद जिला पंचायत में ऐसा होता है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। ये जिला पंचायत अध्यक्ष मिल करके अपने जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव करते हैं। इस प्रकार से चलता है स्थानीय स्वशासन, जिसका मतलब क्या होता है कि भारत में या फिर किसी कहीं पर भी जहाँ पर स्थानीय स्वशासन चलाया गया, जिस भी राज्य में अलग अलग प्रकार चलाया जाता है, जनता को सीधे उनके सरकार से जोड़ने का कार्य करता है। ताकि कहा जाता है कि जैसे गाँव है तो गाँव की जो मूलभूत जरूरतें हैं वो एक प्रधान या गांव का जो व्यक्ति होता है वो अच्छे से समझ सकता है। तो उन सारी चीज़ों का, उन समस्याओं का समाधान हो सके, इस कारण से इसको बनाया गया था। स्थानीय स्वशासन को लाया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया, जिससे ग्रामीण स्तर की छोटी से छोटी समस्याएं वो सरकार तक पहुंच सकें और उसका उसमें सुधार हो सके, उनका विकास भी हो सके। इस प्रकार से बनाया गया था। यही है संघवाद। संघवाद में सिर्फ इतना ही समझना होता है कि संघवाद है क्या, कि शक्तियों का विभाजन होगा, केंद्र, राज्य, उसके बाद स्थानीय जो क्षेत्रीय सरकारें होंगी, उसके रूप में शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता चला आता है। इसके बाद इसमें भी ये चीज होती है कि जब तक ये सारी चीजें स्वतंत्र रूप से शासन से ही चल रहा है, तब तक तो ये स्वतंत्र होती है अपने अपने क्षेत्रों में। लेकिन अगर बात देश पर आ जाए, देश की अखंडता पर आ जाए, तो ये सारी शक्तियाँ जो होती है केंद्र सरकार के अधीन हो जाते हैं और केंद्र सरकार के अनुसार इनको चलाया जाता है। तो उसमें अलग अलग प्रकार, अलग अलग स्तर पर शक्तियों का विभाजन होता है और उसको शक्ति दी जाती है कार्य करने की, प्रशासन करने की। यही संघवाद होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में जब भी मिलेंगे तो आगे के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। इसके बाद इसको समझना है तो थोड़ा बहुत और सिंपली इसको देखा जाएगा कि किस तरीके से संघवाद है, कि शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र, राज्य और उसके बाद जो स्थानीय स्तर पर जो भी चीज़ें होती है उसमें शक्तियों को बंटवारा किया जाता है, ताकि जो अपने स्तर से अपनी समस्याओं को, अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सही से समाधान कर सकें। तो इसी के साथ आज की वीडियो ये समाप्त करते हैं।